दोस्तों, मैं मनीष और आप सब देख रहे हैं विंसम एजू क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम सब सीटेट परीक्षा के लिए ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर्स को देखेंगे जो कि पिछले वर्ष के पेपर्स में भी वो क्वेश्चन जो हैं आ चुके हैं। ठीक, इस वीडियो में आपको करीब 50 से 55 क्वेश्चंस पढ़ने को मिलेंगे जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। हमारा पहला प्रश्न ये है कि बायोगैस जो होता है, ठीक, बायोगैस में जो सबसे मैक्सिमम परसेंटेज किस गैस का होता है। ठीक, तो आप याद रखिएगा जो मीथेन होता है वो बायोगैस में सबसे अधिक पाया जाता है। कितना? 60% तक जो है मीथेन पाया जाता है बायोगैस के अंदर। ठीक, तो पहला प्रश्न क्लियर हो जाएगा आप लोग का कि बायोगैस में जो है 60% तक जो है मीथेन पाया जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा क्या है, मैक्सिमम अमाउंट है किसी भी पाए जाने वाले गैस का बायोगैस के अंतर्गत। ठीक, अगला प्रश्न है, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। ठीक, तो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना जो थी 1953 में की गई थी। और इसका उद्देश्य जैसे नाम से ही आपको पता चल जाता होगा, मृदा संरक्षण मीन्स सॉइल को क्या करना, सेव करना। एक तरह सेव क्या, उसे जो है खराब होने से जो सॉइल कन्वर्जेशन होता था उसको रोकने के लिए एवं उसकी जो है गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए इस जो है बोर्ड की स्थापना हुई थी, जो कि एक केंद्रीय बोर्ड थी जो 1953 में इसकी स्थापना की गई थी। कि ध्वनि का वेग कितना होता है, तो ध्वनि का वेग जो है 332 मीटर पर सेकेंड है, 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक, एक एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए कि ध्वनि का वेग तेज होता है कि लाइट का वेग तेज होता है, तो सबसे ज़्यादा तेज वेग किसका होता है? सबसे तेज वेग जो है लाइट का होता है। ठीक, आप इसको अच्छे समझ सकते हैं, जब बरसात में जब बादल जो है, दो चीज होता है, एक तो बादल जो है गरजता है मतलब ध्वनि उत्पन्न करता है, और उसमें क्या प्रकाश भी उत्पन्न करता है। ठीक, बिजली कड़कने की आवाज़ भी हमें प्रकाश देखने को भी मिलता है, और बादल की जो गरज है वो सुनते भी। परंतु जब बिजली कड़कती है, बिजली जब गरजती है, तो हमें सबसे पहले जो है बिजली का सफ़ेद प्रकाश देखने को मिलता है। फर्स्ट नंबर पे क्या आता है? प्रकाश आता है। उसके बाद जो है बाद बिजली के गिरने या कड़कने की हमें आवाज़ सुनाई देती है। तो इस ऑब्जर्वेशन से आप समझ सकते हैं कि जो सबसे पहले जो है हमें लाइट की आवाज़ लाइट दिखाई देती है, तो लाइट का जो स्पीड होता है, ठीक, स्पीड या वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होता है ज़्यादा होता है। ठीक, और आप कमेंट करके बताइए कि स्पीड या वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है। ठीक, ये आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी प्रदूषण के मापने की इकाई क्या होती है। तो जो रेडियोधर्मी प्रदूषण है इसको मापने की इकाई रोंटजन होती है। ठीक, रोंटजन जो है ये रेडियोधर्मी प्रदूषण को मापने की इकाई होती है। छठे प्रश्न को देखते हैं, ये है कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी। तो जो एक्स रेज था इसकी खोज करने का श्रेय जो है विल्हेम रोंटजन को जाता है। ये सब क्वेश्चन में कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सीधा बात है। आपको ये याद रखना होगा कि एक्स रेज या एक्स किरणों का यूज किसने डिस्कवर या किसने खोजा था उसको। तो एक्स रेज वाज डिस्कवर्ड बाय विल्हेम रोंटजन। विल्हेम रोंटजन के द्वारा एक्स किरणों को खोजा गया था। अगला प्रश्न है कि सामान्य बातचीत करने में ध्वनि तीव्रता होती है। तो जब हम नॉर्मली टॉक करते हैं, जो आमतौर पे इंसान जो करता है नॉर्मली बातचीत, उसमें जो है ध्वनि की तीव्रता 60 डेसिबल होनी चाहिए, 60 डेसिबल होनी चाहिए। अब यहाँ सवाल उत्पन्न होता है कि डेसिबल क्या होता है। तो डेसिबल जो है यह ध्वनि का मात्रक होता है। क्या होता है? ध्वनि का मात्रक होता है, अर्थात डेसिबल जो है यूनिट ऑफ साउंड क्या कहते हैं हम सब, उसे हम सब डेसिबल कहते हैं। ध्वनि को जितने भी नापा जाता है उसे जो है हम सब डेसिबल में ही मापते हैं। तो डेसिबल ध्वनि का मात्रक या यूनिट होता है। और जो नॉर्मली टॉक करते समय जो ध्वनि की तीव्रता हमेशा 60 डेसिबल होनी चाहिए, ठीक, होती है। उसके बाद देखते हैं फुसफुसाहट में ध्वनि तीव्रता कितनी होती है। तो जब फुसफुसाता है कोई इंसान तो उसमें ध्वनि तीव्रता जो है सामान्य बातचीत करने की ध्वनि तीव्रता से आधी अर्थात 30 डेसिबल तक होती है। ठीक, 60 डेसिबल सामान्य बात करने की ध्वनि तीव्रता होती है, और 30 डेसिबल जो होती है
फुसफुसाने की आवाज होती, ध्वनि तीव्रता होती है। आगे देखते हैं, तो रॉकेट इंजन में ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? तो रॉकेट इंजन की जो ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? 180 डेसिबल होती है। रॉकेट इंजन आप जानते ही होंगे, जो इंजन का प्रयोग रॉकेट में किया जाता है, उसकी ध्वनि तीव्रता 180 डेसिबल होती है। ठीक। आगे देखते हैं कि जेट विमानों की गति को मापा जाता है। तो जो जेट विमान होते हैं उसकी गति को मैक में मापा जाता है। ठीक। जो मैक होता है, उसी में हम सब जेट विमानों की गति को मापते हैं। अगला प्रश्न है कि न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर, ठीक ध्यान दीजिएगा, न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर का कारण क्या होता है? इसका कारण जो है ध्वनि प्रदूषण होता है। नॉइस पोल्यूशन की वजह से ही इंसान में जो है न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। न्यूरोटिक जैसे न्यूरॉन से बना हुआ ये शब्द है और मेंटल भी दिया हुआ है, तो आप ये तो समझ जाएंगे कि ये बीमारी किससे जुड़ी होती है। तो ये बीमारी जो है मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती है, और इस बीमारी का सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है ध्वनि प्रदूषण। आप सब जानते होंगे कि ध्वनि प्रदूषण मुख्यतः कितने प्रकार, ध्वनि प्रदूषण जो होते हैं, आवाज़, शादी विवाहों में ढेर ज़्यादा ध्वनि करने से, और ट्रेन की आवाज़, जो बहुत सारी आवाज़ हमारे चारों तरफ फैली होती है, जो हमारे कानों में दिक्कत पैदा कर सकती है, उसकी वजह से जो है न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर भी हो जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? तो भारत सरकार के द्वारा जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, वह 1986 में लागू किया गया था। तो 1986 में, कब? 1986 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को लागू किया था। ठीक। 13वां प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ पाया जाता है? तो रेडियोधर्मी प्रदूषण वहीं पाया जाएगा जहाँ रेडियोधर्मिता अधिक पाई जाएगी। तो इसमें सबसे ऊपर राज्य कौन सा आता है? तो वो राज्य है केरल। अगला प्रश्न है कि जीरोडर्मा पिगमेंटोस्म कौन सी बीमारी होती है? ये किस वजह से होती है? इसका कारण क्या होता है? तो जो जीरोडर्मा पिगमेंटोस्म बीमारी होती है, पराबैंगनी किरणों के कारण जो है यह बीमारी मानव शरीर में उत्पन्न हो जाती है। कौन सा बीमारी? जीरोडर्मा पिगमेंटोस्म किसके द्वारा होता है? तो पराबैंगनी किरणों के कारण यह बीमारी जो है होती है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय विकिरण अब बात से बचने के लिए खाया जाता है। नाभिकीय विकिरण जब हो जाता है इंसान के अंदर, तो उससे जो भी प्रॉब्लम होती है उससे बचने के लिए क्या खाया जाता है? तो उससे बचने के जो अक्सर है पोटेशियम आयोडाइड का सेवन किया जाता है, ताकि नाभिकीय विकिरण के जो प्रभाव से या अवसाद से जो है मनुष्य जो है बच सकेगा। ठीक। तो नाभिकीय विकिरण के जो इफेक्ट से बचने के लिए जो है हम सब पोटेशियम आयोडाइड का सेवन हमेशा करेंगे। अगला प्रश्न है कि सौर विकिरण पृथ्वी पर प्राप्त होती है। तो जो सौर विकिरण जो अर्थात जो सन रेज होता है, सूर्य की किरणें होती हैं, वे धरती पर किस रूप में पाई जाती है? तो धरती में जो है विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के रूप में पाई जाती है सन रेज। ठीक। विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के रूप में ही सौर विकिरण धरती पर पाई जाती है। 17वां प्रश्न है कि पृथ्वी द्वारा पार्थिव विकिरण छोड़ी जाती है। तो पृथ्वी का जो पार्थिव विकिरण को यहाँ से छोड़ा जाता है, वो कौन सी चुंबकीय होती है? तो वो विद्युत चुंबकीय दीर्घ तरंग होती है। ठीक। जो धरती में आ रही है, जो इन हो रहा है, वो विद्युत चुंबकीय लघु तरंग था। ठीक। और जो धरती से वापस जा रहा है, आउट ऑफ द पार्थिव विकिरण जो धरती छोड़ती है, वो जो होता है विद्युत चुंबकीय दीर्घ तरंग। आसान सी बात है। 18वां प्रश्न है कि उपग्रह संचार में किस तरंग का प्रयोग होता है? तो जो उपग्रह संचार होता है उसमें माइक्रोवेव तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक। माइक्रो माइक्रो ये वेव मतलब माइक्रो तरंग ही हो गया, माइक्रोवेव। ठीक। माइक्रो तरंग ये सबसे सूक्ष्म तरंगे होती हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में जो है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में किसका प्रयोग होता है? तो माइक्रोवेव्स का, यहाँ माइक्रोवेव प्रयोग। ठीक है, माइक्रोवेव का ये हम सब प्रयोग करते हैं, उपग्रह संचार में किया जाता है। ठीक। तो ये हो गया। अगला प्रश्न ये है कि टीवी प्रसारण में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? जो टीवी जो टेलीविजन में जो
कास्टिंग होती है, टेलीकास्टिंग होती है, उसमें जो है रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। देखिए जितने भी हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जो भी प्रसारित होता है सैटेलाइट के माध्यम से, तो वो जो होता है वेव्स के रूप में ही जो है हम तक पहुंचता है, तरंगों के माध्यम से ही जो है हम तक पहुंचता है। हमने देखा सैटेलाइट में जो है माइक्रोवेव्स का प्रयोग किया जाता है, टीवी प्रसारण में जो है रेडियो वेव्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अगर आगे देखते हैं कि कोहरे के आर पार देखने में कौन सी तरंग क्या होती है, सहायक होती है। कोहरा आप सब जानते होंगे, जब फॉग ठंडी के दिनों में जब पड़ता है तो उसके आर पार जब हमें देखना रहता है तो कौन सा तरंग सहायक होता है, तो अवरक्त विकिरण जो है इसमें सहायक होता है। अगला प्रश्न जो ये है कि जैव प्रदूषण से फैलने वाले रोग का नाम क्या क्या है। तो जो रोग जो है जैव प्रदूषण के वजह से फैलते हैं वो है एंथ्रेक्स, प्लेग, चेचक, बोटुलिज्म और ट्यूबरेमरिया, ठीक। तो ये जो 5 महत्वपूर्ण बीमारियों का नाम मैंने आपको बताया, ये जो है जैव प्रदूषण से ही फैलते हैं। बाकी प्लेग तो आपने सुना ही होगा, एक महामारी के रूप में फैली हुई थी जिसने यूरोप को सर्वाधिक रूप से जो है परेशान किया था। इसके अलावा चेचक और एंथ्रेक्स, ये तीनों रोग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि जैव प्रदूषण से लोगों तक पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, और 21 छूट गया लगता है, हाँ 21 था कि अल्फा, बीटा एवं गामा में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो अल्फा, बीटा और गामा तीनों में सबसे अधिक जो भेदन क्षमता होती है वो जो है गामा किरणों की होती है, ठीक। अल्फा, बीटा, गामा आपको पता ही होगा, 3 तरंगे होती हैं अल्फा, बीटा, गामा। यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है भेदन क्षमता की। तो जो भेदन क्षमता गामा किरणों की ही सर्वाधिक होती है। हमने 22 को देख लिया, बढ़ती है 23 पर कि मोटर कारों में प्रदूषण जांचने की समय जांच की जाती है। तो मोटर कारों में जो प्रदूषण के समय किस चीज़ की जांच की जाती है, तो प्रदूषण के समय जो है शीशा एवं कार्बन कणों की जांच जो है मोटर कारों में की जाती है। तो मोटर कारों में प्रदूषण के समय किस चीज़ की जांच की जाती है, तो उसके अंदर मोटर कार के अंदर शीशा और कार्बन के कणों की मात्रा कितनी अधिक है इसी की जांच की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि अंटार्कटिका में ओजोन परत पर सर्वाधिक विनाश होता है। आपको जानते होंगे कि अंटार्कटिका में जो है ओजोन परत में सबसे बड़ा छेद जो है पाया गया था, जो कि कुछ हद तक अब भर चुका है। तो प्रश्न यही पूछा है कि अंटार्कटिका में जो ओजोन परत पर सबसे अधिक विनाश कब होता है, अर्थात सबसे अधिक उसमें नुकसान कब होता है। सितंबर अक्टूबर के महीने में जो है अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में सबसे अधिक जो है छेद पाया जाता है। आप जानते होंगे ओजोन परत का यूज क्या होता है, तो इसका यूज बस यही महत्वपूर्ण यूज है कि ये सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट यूवी रेज को, पराबैंगनी या यूवी किरणों को जो है हमारे शरीर तक, हमारी धरती तक आने से रोकता है। अगर यूवी किरणें डायरेक्ट हमारी त्वचा को छुए तो हमारी त्वचा जल सकती है एवं स्किन कैंसर होने की भी संभावना हो जाती है। तो ओजोन परत इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु अ, बहुत सारी प्रदूषण की वजह से ओजोन परत में विनाश होता जा रहा है, जो कि अंटार्कटिका के ऊपर सितंबर अक्टूबर माह में सर्वाधिक होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, जो है उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश कब होता है। तो उत्तरी गोलार्ध, ये धरती, बीच से लाइन गई 0 डिग्री विषुवत रेखा, इसके ऊपर वाले हिस्से को हम सब कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले हिस्से को हम सब कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो प्रश्न यही था कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सबसे अधिक नुकसान कब होता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में मार्च और अप्रैल के महीने में जो है ओजोन परत में सबसे अधिक नुकसान होता है, ठीक। उत्तरी गोलार्ध में कब, मार्च और अप्रैल के महीने में। अंटार्कटिका वाले हिस्से में कब, तो सितंबर से अक्टूबर माह के बीच में होता है। अगला प्रश्न है कि मोटर वाहनों से निकलने वाली प्रमुख प्रदूषक गैस गैस कौन सी होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है, ये मोटर वाहनों से निकलने वाला मुख्य प्रदूषक गैस होता है। ये मोटर वाहन ही नहीं, ये जो हमारे घरों में एसीज और फ्रिज लगे हुए हैं, इससे भी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का बहुत भारी मात्रा में जो क्या होता है निकलता है, जो कि हमारे ओजोन परत में को विनाश करने में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। आगे वो देखते हैं कि हमेशा के लिए प्रमुख हमेशा, अच्छा हाँ,
हमेशा के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है, हमेशा यहाँ प्रदूषण छूट गया है। तो प्रदूषण के लिए हमेशा से कौन सा जिम्मेदार है? तो कारखाना। कारखाने से ही जो है सबसे अधिक प्रदूषण होता है। इससे जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, ठीक, बनने के बाद वेस्ट मटेरियल हुआ, और वेस्ट मटेरियल तो लैंड पोल्यूशन में काम करेगा। उसके बाद जो कारखानों की चिमनियाँ से धुएं निकलते हैं, वे एयर पोल्यूशन में कार्य करते हैं। जो इसमें निकलने में मशीनरी से जो वर्क होता है वो हमारे नॉइज या साउंड पोल्यूशन में भी काम करता है। ये वेस्ट मटेरियल्स को जब पानी में बहाया जाता है तो ये हमारे वाटर पोल्यूशन में भी भूमिका निभाता है। ठीक, तो हमेशा के लिए प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार कौन होता है? कारखाना ही होता है। अगला प्रश्न है, तालाब में तैरने वाले मनुष्य की त्वचा जल जाती है, इसके पीछे का कारण क्या होता है? तो Cl, क्लोरीन के कारण जो है मनुष्य का त्वचा जो है तालाब में तैरने की वजह से जल जाती है। क्लोरीन का छिड़काव तालाब में किया जाता है ताकि जो पानी जो है शुद्ध रूप से बना रहता है, उसकी वजह से मनुष्य की त्वचा भी जल जाती है। उस तत्व का नाम क्या है? उस तत्व का नाम है क्लोरीन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए कार्बन टैक्स लगाने वाला का प्रस्ताव रखने वाला विश्व का फर्स्ट कंट्री हमारा न्यूजीलैंड था। न्यूजीलैंड ने ही जो है ग्लोबल वार्मिंग से बचाव के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा था। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, थोड़ा हम इसको समझ लेते हैं। अब जैसे जो वर्तमान विश्व में एक सबसे अधिक जो पर्यावरण की समस्या वो ग्लोबल वार्मिंग होता है, जिससे कि अर्थ का टेम्परेचर क्या हो रहा है? राइज हो रहा है। अर्थ टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो कि जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघलते हैं। ग्लेशियर्स पिघलने से समुद्रों का जल स्तर बढ़ता है। उससे धीरे धीरे शहर जो समुद्र किनारे बसे हैं वो डूब सकते हैं। एवं अन्य भी बहुत सारे खतरे जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होते हैं, जिसमें कार्बन एक प्रमुख तंत्र यूजफुल चीज होता है। उसी को रोकने के लिए टैक्स लगाने का प्रस्ताव जो है न्यूजीलैंड के द्वारा रखा गया था पहली बार। आगे देखते हैं कि फ्लाई ऐश का निर्माण होता है। तो फ्लाई ऐश का निर्माण जो होता है कोयले के दहन से होता है। फ्लाई ऐश का मतलब क्या होता है? उड़कर आने वाला राख। उड़कर जो राख जो होता है, आप राख जानते ही होंगे, जो राख जो उड़ कर आता है उसी को कहते हैं फ्लाई ऐश। उसका निर्माण कोयले के दहन से सर्वाधिक मात्रा में होता है। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा के कारण जिम्मेदार प्रमुख गैसें कौन कौन सी हैं? तो अम्लीय वर्षा के कारण जो प्रमुख गैस है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, तो ये दोनों जो गैस होते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों गैस ही एसिड रेन अम्लीय वर्षा के लिए बहुत ही प्रमुख जिम्मेदार गैस होती हैं। आप जानते ही होंगे एसिड रेन क्या होता है। जब वर्षा के पानी में अम्ल का पीएच ऑफ एसिड अधिक होता है, उसे हम सब क्या कहते हैं? हम सब एसिड रेन कहते हैं। और एसिड रेन का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? ये जितने भी पदार्थ होते हैं जो पत्थरों इत्यादि के बने होते हैं, खासकर संगमरमर की चीज़ों को ये नुकसान पहुंचाता है। और जो हमारा ताजमहल है वो संगमरमर का ही बना हुआ, तो एसिड रेन जो है ताजमहल को बहुत ही अधिक नुकसान पहुंचाता है। इसके प्रमुख जिम्मेदार गैस है नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है कि कौन से देश सबसे अधिक अम्ल वर्षा से प्रभावित है? तो सबसे अधिक अम्ल वर्षा से प्रभावित देशों का नाम है नॉर्वे और स्वीडन। नॉर्वे और स्वीडन जो देश हैं वो अम्ल वर्षा सर्वाधिक प्रभावित देश विश्व में हैं। ठीक, अम्ल वर्षा सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो सबसे पहले जो अम्ल वर्षा हुई थी वे जो हुई थी स्वीडन में। सबसे पहले अम्ल वर्षा हुई थी स्वीडन के बाद। सबसे अधिक प्रभावित देश आता है, उसका नाम है नॉर्वे। अगला प्रश्न है कि स्टोन कैंसर का मुख्य कारण क्या होता है? स्टोन कैंसर का मुख्य कारण हमारा एसिड रेन अर्थात अम्ल वर्षा ही होता है। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या होती है? तो ओजोन परत की जो मोटाई मापने की इकाई होती है उसे हम सब डाप्सन कहते हैं। ठीक, तो जो डाप्सन होता है उसी से ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। वो इसका एक तरह से यूनिट होता है, इकाई होता है। जैसे दूरी मापने का इकाई मीटर होता है, तो ओजोन परत की मोटाई मापने का इकाई डाप्सन होता है।
अगला प्रश्न है, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं, तो इसे जो है हम सब ह्यूमेलिन कहते हैं। ह्यूमेलिन जो है, अगर ये तथ्य या ये शब्द कहीं आ जाए तो आप समझ जाइए कि ये मानव जनित जनित जो है पर्यावरण प्रदूषण है। जो नेचर मेड होता है उसे तो नेचुरल पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं, और जो मानव जनित होता है उसे हम सब ह्यूमेलिन नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, किस औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है? जो चमड़ा उद्योग होता है, उसके मलबे से ही सर्वाधिक प्रदूषण, केमिकल प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण जो है होता है। तो चमड़ा चमड़ा उद्योग से होने वाला ही मलबा बहुत ही अधिक प्रदूषक होता है। आगे देखते हैं, पेंट उद्योग की श्रमिकों को सामना करना पड़ता है। तो जो पेंट मीन्स जो कलर वगैरह होता है जो हमारे घरों में लगाया जाता है, कलर पेंट, जो उससे जुड़े हुए जो लोग होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, उसको किस प्रदूषण का सामना करना पड़ता है? तो उन्हें जो शीशा प्रदूषण से सामना करना पड़ता है। आप सब जानते होंगे शीशा या लेड जो होता है, सॉरी, शीशा जो होता है वो बहुत ही हानिकारक प्रदूषक होता है, जिससे जो है जूझना पड़ता है उन श्रमिकों को जो पेंट उद्योग या कलर वाले काम में लगे रहते हैं। अगला प्रश्न है कि मोटर वाहनों के धुएं से निकलने वाला सर्वाधिक विषाक्त प्रदूषक है। तो मोटर वाहनों के धुएं से निकलने वाला सर्वाधिक विषाक्त प्रदूषक होता है लेड या सीसा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण पर आपने ऊपर देखा, उसका नाम था कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड और लेड या सीसा दोनों जो होते हैं, मोटर वाहनों से निकलने वाला सबसे अधिक विषाक्त प्रदूषक दोनों होते हैं। अगला प्रश्न है कि मिनी माता रोग का कारण क्या है? मिनी माता रोग का कारण होता है पारा, जिसे हम सब क्या कहते हैं, मर्क्यूरी भी कहते हैं। ये किस रोग के कारण बनता है? मिनी माता जो है ये जापान का एक शहर का एक तट है, जिसपे बहुत सारे रेड, उसके पानी में, सॉरी रेड कह रहा हूँ मैं, जब पारा की मात्रा अधिक बढ़ जाने से वहाँ की मछलियों के बहुत ही अधिक पैमाने पर मृत्यु हो गई थी। इसी वजह से इस रोग का नाम मिनीमाता पड़ा। और यह रोग जो है पारा या मर्क्यूरी का जब बहुत ही अधिक बढ़ जाता है, जब स्तर बढ़ जाता है जल में, तो यह मिनीमाता रोग होता है उससे। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राज्य जिसने प्लास्टिक थैलियों पर पूर्ण रूप से रोक लगाया था, उस राज्य का नाम क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य था जिसने प्लास्टिक थैलियों पर पूर्ण रूप से रोक लगाया था। आप भी कहीं जाएं शॉपिंग करें तो अपने साथ अपना बैग लेकर जरूर जाए, प्लास्टिक का यूज ना करें, क्योंकि प्लास्टिक जो है कभी भी समाप्त नहीं होता है। इसके अवशेष बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि तीव्रता की सामान्य मापन इकाई, आसान सी बात, डेसिबल। मैंने आपको ऊपर बताया भी था। 60 डेसिबल सामान्य आवाज होता है, 30 डेसिबल फुसफुसाने की, 180 डेसिबल किसका साउंड होता है? तो जेट और रॉकेट इंजन का ये होता है। छोड़िए वो सब, ध्वनि तीव्रता की सामान्य इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक क्षेत्र में स्वीकार मानक ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? तो 75 डेसिबल जो ध्वनि तीव्रता होती है वो औद्योगिक इंडस्ट्रीज एरियाज में जो होती है स्वीकार मानक ध्वनि है। और इस किसकी तरह स्वीकार किया गया? तो ये गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये सब जो है साउंड की जो तीव्रता को निर्धारित किया गया है। तो औद्योगिक क्षेत्र में कितना होता है? 75 डेसिबल होना चाहिए। अगला प्रश्न है, आवासीय क्षेत्र में स्वीकार्य मानक ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? अब आवासीय क्षेत्र का अर्थ क्या हुआ? दो टाइप की जो होती है। तो यहाँ पे आवासीय क्षेत्र में क्या होता है? 55 डेसिबल जो है मानक ध्वनि तीव्रता ठीक, 55 डेसिबल आवासीय क्षेत्रों में होना चाहिए। इंडस्ट्रीज के आसपास से 75 डेसिबल होना चाहिए। ठीक, समझ में आ रहा है? 75 डेसिबल कहाँ? उद्योगों के पास, और जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ आवास है, वहाँ 55 डेसिबल। अगला प्रश्न है, ध्वनि तीव्रता पर श्रवण शक्ति में ह्रास होने लगता है। अब किस ध्वनि तीव्रता पर जब 90 डेसिबल से ऊपर की ओर ध्वनि हमारे कानों में सुनाई देती है, तो ये हमारे श्रवण शक्ति में ह्रास अर्थात लॉस का कारण बन जाती है। तो जब ध्वनि तीव्रता 90 डेसिबल से ऊपर की ओर बढ़ती है तो हमारे जो
श्रवण शक्ति में नुकसान होने लगता है। अगला प्रश्न है, पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति जो होती है ये 20,000 हर्ट्ज होगा। तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है वो किसकी फ्रीक्वेंसी होती है? वो पराश्रव्य ध्वनि की फ्रीक्वेंसी होती है। अगला प्रश्न है कि समुद्र की गहराई मापने, सिग्नल देने में, छुपी वस्तुओं का पता लगाने में किस ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र की गहराई मापने में पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज होती है। ठीक। अगला प्रश्न है 48 कि किस देश में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है? तो नॉर्वे। और सबसे फर्स्ट अम्ल वर्षा किस देश में हुई थी? तो वो देश था स्वीडन। ध्यान दीजिएगा, एक था फर्स्ट, एक है सबसे अधिक। तो फर्स्ट हुई स्वीडन में, सबसे अधिक होती है नॉर्वे में। अगला प्रश्न है, नाभिकीय विकिरण द्वारा सर्वप्रथम प्रभावित होने वाला मानव अंग कौन सा होता है? तो न्यूक्लियर रिएक्शन द्वारा सबसे अधिक प्रभावित अंग होता है, और सबसे फर्स्ट जो अंग प्रभावित होता है वो होता है अस्थि मज्जा या हमारा बोन मेरो, सबसे पहले प्रभावित होता है नाभिकीय विकिरण के द्वारा। अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? तो लेड या सीसा जो होता है वो अखबार में सबसे अधिक विषैला तत्व जो पाया जाता है उसका नाम है लेड या सीसा। अगला प्रश्न है, आंखों में जलन किस कारण होती है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से, जो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है उसके ही कारण हमारी आंखों में जलन शुरू हो जाती है। तो आंखों में जलन किसके कारण होता है? तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से होता है। अगला प्रश्न है, किस वृक्ष को पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है? तो सफेदा जो ट्री होता है इसे हम सब पारिस्थितिकी आतंकवादी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ये परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट कैसा प्रदूषक है? तो ये जो है एक वायु प्रदूषक होता है। अगला प्रश्न है, ओजोन कौन सा प्रदूषक है? सेकेंडरी प्रदूषक जो होता है उसी हम क्या कहते हैं? ओजोन होता है। अगला प्रश्न है कि मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? प्लास्टिक होता है, जो कि अब बैन करने की बात चलती है और इसका यूज जो है कम करना चाहिए हमें। अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा को सर्वप्रथम प्रकाश में किसने लाया था? तो रॉबर्ट एगस स्मिथ थे, एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने ही जो है अम्ल वर्षा को सबसे पहले प्रकाश में लाने का कार्य किया था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक वॉच करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो सीटेट परीक्षा की तैयारी करते हैं। लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके अपने डाउट्स को भी ज़रूर पूछिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।